देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। हमेशा साथ चलने और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के वादे करने वाली मखलूत हुकूमत में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात ने 12 जमातों के इत्तेहाद के मफादात का पोल खोल दिया है। आज एमकेएम के रहनुमा मौजूदा हुकूमत पर खूब बरसे, जम के बरसे और हुकूमत को धमकी दी कि हमें यहां से वहां बैठने में देर नहीं लगेगी। क्या कहना था, पहले सुनते हैं। होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। ये समझते नहीं है इन लोगों को जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने। इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। मुझे अपने हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नथु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। सब बहुत शुक्रिया। मैं कभी इस तरह सवाल यह है, मौजूदा हुकूमत जो मईशत को बेहतर बनाकर आने वाले इलेक्शन जीतने का सोच रही है, वो तमाम इख्तलाफात के बाद क्या अपनी मुद्दत भी पूरी कर पाएगी या नहीं? मौजूदा हुकूमत हमेशा से कंफ्यूज्ड माइंड के साथ फैसले करते हुए दिखाई दे रही है। इस हुकूमत को 3 माह हो गए हैं ये गौर करते करते कि रूस के साथ मईशत की बेहतरी के लिए कारोबारी रिश्ता मजबूत करना है कि नहीं। हर बार सुनने को फैसला ये मिलता है कि अभी गौर कर रहे हैं, लेकिन ये गौर ही तलब और तवज्जो तलब बात रहेगी, गौर करने की बात रहेगी, या फिर आगे भी कोई बात बनेगी? इलेक्शन का वक्त करीब है, सियासी जोड़ तोड़ तो बनना शुरू हो चुका है, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन अपने माजी की शिकस्त के मुजरिम ढूंढने लगे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने आज मुल्तान के खिताब में क्या कह दिया, ऐसा वो सुन ले। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? पीटीआई ने। बरमला कह रहा हूं और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से एमपीए होता। 217 वालों जागो, जागो। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। सवाल अब ये है कि क्या इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ में भी धड़ेबंदियां हो सकती हैं? क्या शाह महमूद कुरैशी पंजाब के वजीर आला के मनसब को देख रहे हैं? दूसरी जानिब मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में एक बार फिर सियासी तनाव इजाफा देखने में आ रहा है। मुल्क को इस हर तरफ से मफलूज बनाने की कोशिश की जा रही है। आज वजीर आला हमजा शहबाज का कहना है कि हमने जितना आईनी बहरान का सामना किया उसके लिए हमारा नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में आना चाहिए। क्या कह रहे थे, वो सुनते हैं। 3 महीने में जो आईनी बहरान, चाहे वो स्पीकर का आइन और कानून पर अमल दरामद ना करना, सदर जो अपना जो है वो आइन शिकनी के मुर्तकब होते हैं इमरान नियाजी के हुक्म पर, और फिर यहाँ पर 2 महीने काबीना नहीं बनती। 3 महीने में जो पंजाब में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वहाँ पर जिस तरह आइन की पामाली के वाक़यात हुए, तो मैं कल किसी को कह रहा था कि ये एक फिट केस है कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए कि हमने कितनी आईनी बहरान। सवाल ये है कि वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के होटल में बैठकर इजलास किसने चलाए थे? वो कौन था जिसने परवेज इलाही पर पंजाब असेंबली में हमले की कोशिश की थी और उनको जख्मी किया था? ये बहुत सारे सवालात हैं जी, इसके ऊपर भी आपको आके बात जरूर करनी चाहिए और बताना चाहिए कि आईनी बहरान और ये सारा सियासी बहरान क्यों पैदा हो रहा है। इसी सब पे बात करेंगे जी। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद होंगे सबसे पहले जी पीटीआई से शौकत बसरा साहब, उनको खुशामदीद कहूँगी। मुस्लिम लीग नून से यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। साथ ही जी दोनों मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और उनकी तरफ जाऊंगी। सबसे पहले जी शौकत बसरा साहब की तरफ जाऊंगी। शौकत बसरा साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शौकत बसरा साहब, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो ये बात की है और इंकशाफ किया है कि जी बरमला इंकशाफ कर रहा हूँ, मुझे खुद हराया गया 2018 में, अगर नहीं हराया जाता तो ये पोजीशन नहीं होती पंजाब के अंदर, जो इस वक्त बार बार पीटीआई को इस हवाले से कंसर्न्स हमें देखने और सुनने को मिल रहे हैं कि जी पीटीआई में जो पंजाब में जो सिचुएशन है पीटीआई की, वो इस वजह से वीक हो रही है। बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब अपना आपको भी एक फैक्टर उसमें समझते हैं। हाउ डू यू सी इट?
जी शौकत मिश्रा साहब। जरा सवाल दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज। अच्छा, सवाल यही था शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो शॉर्ट जो अभी हमने सुनवाया और वो बहुत ज्यादा इस वक्त चल रहा है, जिसमें आज उन्होंने इंकिशाफ किया है जी, बात करते हुए खास तौर पे कि किस तरह से पीटीआई ने ही यानी कि अपनी जमात ने 2018 में उनको हरवाया सूबाई इलेक्शन, और जिस तरह की बात उन्होंने की है कि जिसकी वजह से पंजाब में जो सूरत हाल है, पीटीआई की पार्टी पोजीशन जो है वो वीक है। तो ये जो सारी इस वक्त बरमला इंकिशाफ उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूँ, हो रहा है, तो हाउ डू यू सी इट के वाकई ऐसा है? क्योंकि पंजाब में जो सिचुएशन है पीटीआई की, उसके ऊपर बार बार बहुत सारे जो आपके मरकजी लीडर्स हैं और खान साहब खुद हिमसेल्फ इज वेरी मच कंसर्न अबाउट इट कि पंजाब में सिचुएशन जो है वो बेहतर होनी चाहिए या बेहतर हो सकती है बहुत, जो इस वक्त करंटली जो पोजीशन पीटीआई की है वहाँ। देखिए रिदा, पार्टियों के अंदर ग्रुपिंग भी होती है, पार्टियों के अंदर हर किसी के अपनी अपनी थिंकिंग भी होती है, लेकिन लीडरशिप जो है वो एक ही है जिसका नाम है इमरान खान। और ये जो बात आप कह रही हैं इसका मैं आई विटनेस भी हूँ। ये हकीकत है कि उस वक्त जब शाह महमूद कुरैशी सब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे तो जो दूसरा रेवल्यूशनरी ग्रुप था वो उनके खिलाफ काम कर रहा था, इसमें तो कभी दो राय नहीं है। उन्होंने उनके खिलाफ कैंपेन की थी और मखदूम साहब ने उस वक्त भी इसका जो है ना इजहार किया था। इवन जी जी, आवाज शौकत साहब की चली गई है। इन द मीनवाइल चले यासीन आजाद साहब की तरफ जाती हूँ। यासीन आजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं? यासीन साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके यासीन साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बताएं कि इस वक्त आज हमने देखा है कि फ्लोर ऑफ द हाउस जिस तरह से एमकेएम का सॉर्ट अभी मैंने चलाया, जो सिचुएशन थी, कल हमने देखा कि दीगर और जमातें भी जो हैं वो इस वक्त फ्लोर पे खड़े होके कंप्लेनिंग एटीट्यूड में नज़र आ रही हैं, और बहुत ज़्यादा जो कंप्लेनिंग उनकी इस वक्त बिहेवियर में नज़र आ रहा है वो इस हवाले से पर्टिकुलर नज़र आ रहा है कि नून लीग का एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा नहीं है। कल भी जिस तरह की बात हुई असेंबली के फ्लोर पर और कहा गया कि जी हम चाहें तो फौरन से उठ के जा सकते हैं दूसरी तरफ, और असलम भोतानी साहब ने कहा आज एमकेएम के हमारे जो एमएनएज हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे थे कि जी 1 सेकंड लगेगा हमें दूसरी तरफ बैठने में यहाँ से उठ के। तो ये इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्या सो फार अब तक जो चूंकि जैसे थे आपकी गवर्नमेंट 13 हुकूमतों को मिला के हुकूमत बनाई गई है, तो क्या इस सारी सिचुएशन में आप लोग ये रिजर्वेशंस और ये जो इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं एमकेएम के बाप पार्टी के असलम मोतानी साहब के हमने देखा, तो इनको सॉर्ट आउट करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, या फिर ये सिर्फ स्ट्रेटजी हमें नजर आ रही है उन जमातों की वो फ्लोर ऑफ द हाउस नजर आ रही है और वैसे पीछे सब गुडी गुड है? देखिए, पहली बात यह है कि बहुत सारी सियासी जमातें जो आज हुकूमत में हैं, इससे पहले वो पीटीआई की हुकूमत में भी शामिल थी। सही। या पीटीआई की हुकूमत में भी यही ब्लैकमेलिंग थी और आज जो मसूद गवर्नमेंट है उसमें भी यही ब्लैकमेलिंग है। लेकिन अब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आजकल हुकूमत में हैं वो साइड छोड़कर इस साइड पे जब आई हैं और उन्होंने हुकूमत बनाई है, तो मेरे नज़दीक उन सब की ज्वाइंट जिम्मेदारी ये बनती है कि इस मुल्क को क्राइसिस से निकालें और अपने छोटे छोटे मसाइल को या इख्तलाफात को एक साइड पे रखें और रहम करें पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पर, और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए अपना रोल प्ले करें। माशी तौर पर पाकिस्तान जिस तबाही बर्बादी के दाने पे खड़ा है उसको बचाने की भी जिम्मेदारी मौजूदा जो हुकूमत है जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हैं उनकी ज्वाइंट जिम्मेदारी बनती है, किसी एक जमात की नहीं बनती। ये लोग ज़ाहिर है कि इसमें से बाज़ पार्टियां इमरान खान के साथ थी, उस वक्त भी 4 या 5 वोटों की अक्सरियत थी इमरान खान के पास। तो इमरान खान साहब 3.5 साल तक उन पार्टियों को लेके चलते रहे, चलाने वालों ने उसको चलाया। भाई 2 मिनट रुको, पार्टियों में चलाने वालों ने चलाया और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सिस्टम को चलाएं,
ना कि सिस्टम को तबाह बर्बाद करें। तो मैं ये समझता हूँ कि जाहिर है कि हर पार्टी को अपनी फेस वैल्यू के लिए कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ता है, और पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं, जाहिर है जमहूरी पार्टियां हैं, कल इन्होंने इंतखाबात में भी हिस्सा लेना है, मामला को आगे भी बढ़ना है। तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट या पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीरें हैं उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि वो हुकूमत को ख़त्म करने के दर पे हैं। उन्होंने तो इस सिस्टम को चलाना है, क्योंकि वो कश्तियाँ जलाकर इस साइड पे आए हैं। अब अगर बहसन वो ये कहते हैं कि नहीं हम किसी दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ की सूरत हाल ये है कि 25 के करीब जो PTI के लोग हैं वो आपके साथ नहीं है, वो कौमी असम्बली में अपना एक ग्रुप बना के बैठे हुए हैं और वो सिस्टम को चला रहे हैं। तो PTI के जो लोग हैं, इस तरह का उनके साबका मिनिस्टर या शाह महमूद कुरैशी साहब जितने लोग बोल रहे हैं, उनकी सूरत हाल ये बनती है कि यूं लगता है कि वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, अपना इक़्तिदार उनके हाथ से चला गया। हर फवाद चौधरी कुछ कहता है, शेरी मज़ारी कुछ कहती हैं, शेरी मज़ारी के अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ कहते हैं, शेख रशीद कुछ कहता है। मैं हैरान हूँ इन लोगों पे कि भाई गवर्नमेंट खत्म हो गई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत आपका मामला खत्म हो गया। तो मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से सवाल करता हूँ। लेकिन यासीन भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं ना, हम सारे आपके ही पार्टी के जो मरकजी लोग दीगर हैं, जिसमें मरियम नवाज साहिबा हो गई, जिसमें एहसन इकबाल साहब हो गए, शाहिद साहब हो गए, दीगर और क़यादत के जो भी लोग हैं, उन सबके स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड चला चुके हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे कामयाब होती है पाकिस्तान के अंदर। वो वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ औकात में बता चुके हैं। अभी जो आप जिस तरफ निशानदेही कह रहे हैं वो कह चुके हैं उसी तरफ निशानदेही करके कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट का जो है वो सपोर्ट नहीं होती, नो कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं कामयाब होती। ये तो वो बरमला कह चुके। तो फिर इस दफा ये जो नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुई है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? देखिए एक बात बताऊं, बड़ा आसान और आप तो हमेशा सच बोलते आए ना, तो आप भी तो सच बोले ना, फिर इस दफा भी तो सच बोले। आप बोलने देंगी तो मैं बोलूंगा। जी जी बोले। पहली बात यह है कि सच जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये दस्तूर के मुताबिक है, राइट। आपको याद होगा कि इससे पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का भी खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया था, लेकिन वो 12 वोटों से जीत गई थी। तो अब जो सूरत हाल थी, 3.5 साल तक इमरान खान साहब की हुकूमत 5 या 6 वोटों पे कायम रही, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी। लिहाजा 3.5 साल तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। 3.5 साल के बाद जब एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की आपस में लड़ाई शुरू हो गई, तो लड़ाई शुरू होने के बाद सूरत हाल बदली हो गई। और आज PTI के जो लोग हैं, जिसमें फवाद चौधरी भी शामिल है, शेख रशीद भी मौजूद है, वो ये एडमिट करते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट से हमारा झगड़ा नहीं होता तो हमारी हुकूमत को टाइम पीरियड पूरा करती। इस बात का इतराफ तो वो खुद करते हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ, मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि जो खेल इस मुल्क में खेला जा रहा है, उस खेल में ताकतवर लोग जो हैं अपनी जगह पे मौजूद हैं। आपको मैं 2 दिन से सोशल मीडिया में जनरल पाशा का इंटरव्यू सुन रहा हूँ। मैं हैरान हूँ कि जनरल पाशा दुनिया को कहते हैं और पाकिस्तान के सियासतदानों को कहते हैं ये करप्ट लोग हैं, लेकिन जनरल पाशा साहब से पूछें कि आज अमेरिका में आप पूरी एक स्टेट कायम करके बैठे हुए हैं, आपके पास ये दौलत कहाँ से आई, उसका जवाब क्यों नहीं देते? हम तो सियासतदानों से जवाब तो मांगते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से जवाब मांगने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसमें हमारे पास इतना दम ही नहीं कि हम उनसे हिसाब किताब मांग सकें। तो जो चीज आप कह रही हैं, मैं यही कह रहा हूँ, मैं तमाम सियासी जमातों से कह रहा हूँ कि आप अपनी अना की जंग को छोड़ें, आप मुल्क की बका की जंग को लड़ें, मुल्क के मसाइल की हालत जंग लड़े, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल पार्टी हो या ठीक है चले, वेल पर्टिनेंट पॉइंट आ गया। शौकत बसरा साहब की तरफ जाऊंगी। बसरा साहब आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। अच्छा, आपकी आवाज कट गई थी, पहले आप अपना मौक़िफ़ उसको कंटिन्यू कर लें, फिर मैं आपसे एक सवाल कर लेती हूँ। जी बात ये कह रहा था, जी जी देखिए ये जो बाई इलेक्शन है ना जी, इस वक्त 20 हलकों में बाई इलेक्शन हो रहा है, जिनमें एक डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर जो मेरा अपना जिला है उसका PP 237 है, इसको जरा मार्क कर लीजिएगा। इस वक्त बिल्कुल यूं है कि जैसे जंगल का कानून है, लाइसेंस दे दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मुतलका DPO को, DCO को और उनके जो कैंडिडेट्स हैं। लाइसेंस किस बात का? लाइसेंस टू किल,
मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं कि बंदा मारना पड़े बंदा मारे, आपने किसी को धमकाना है धमकाएं, लालच देना है लालच दें। स्कीमें अनाउंस हो रही हैं कि जी ये फंड्स दे रहे हैं, ये फंड्स दे रहे हैं, और ऊपर से गुंडागर्दी इतनी इंतजामिया कर रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और यहाँ पे हमारे हल्के के अंदर भी बड़ी फायरिंग हुई है, अल्लाह ने एक बंदे को बचाया है। तो सूरत हाल तो ये है कि उन्होंने अपनी, क्योंकि उनको पता है इस बात का कि वोटर जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, इमरान खान के साथ खड़ा है। बिल्कुल इस वक्त लोग ने फैसला किया है कि हमने जिस तरह खान के साथ ज्यादती हुई, जिस तरह मुल्क के साथ ज्यादती हुई, हमने पर्ची के जरिए इसका बदला लेना है। और इन 2-2.5 महीनों में तो लोगों का जीना इन्होंने हराम कर दिया है। अब हालत यह है कि 24 घंटे में से 20-20 घंटे लोड शेडिंग है। लोग बिलक रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अस्पतालों में बिजली नहीं है। इसी तरह पेट्रोल, डीजल, बिजली, खाने पीने की चीजें आसमान पे बातें कर रही हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये फेयर इलेक्शन में जीत जाएंगे? मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, 20 में से 20 सीटें तहरीक इंसाफ जीतेगी। और इनको पता है कि अगर हम जीत गए तो इन्होंने क्या, आपका क्या ख्याल है कि मरकज की हुकूमत रखेंगे? ये तो जितनी इन्होंने गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो आपको याद होगा जो लॉन्ग मार्च हमारा हुआ था, सारा मैनेज किसने किया था? सारा इनकी इंतजामिया ने किया था, इनकी गुल्लू भट्टो ने किया था। इस वक्त जो डीपीओ डीसीओ इनके डिस्ट्रिक्ट में लगे हैं, जो इनके आरपीओ लगे हैं, वो थोड़ी पुलिस के ऑफिसरान है, वो तो इनके जाती मुलाजिम है, इनके गुल्लू भट्ट हैं। बिल्कुल वही लोग हैं जिस तरह मॉडल टाउन में लगे थे। इस वक्त ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। और इवन जो पोलिंग डे होगा, हमारे सुनने में ये आ रहा है कि इन लोगों ने जाली अपने बैलेट पेपर तैयार किए हुए हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद हम डट कर इनका मुकाबला करेंगे, बिल्कुल घबराने वाले नहीं है। 4 तारीख को जिला बहावल नगर की तहसील है हमारी मिंसनाबाद, वहां इमरान खान खुद आ रहे हैं, हम उनके जलसे के इंतजाम कर रहे हैं। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ 17 तारीख को पब्लिक जो है इनको बिल्कुल, आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जब ये शाम को पोलिंग खुलेंगे तो इनको अंदाजा होगा कि इनकी तमाम तर हरबों के बावजूद, तमाम तर गुंडागर्दी के बावजूद, तमाम इनकी हेरा फेरी और धांधली के बावजूद इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। और हमारा जो बड़ा सिंपल सा एजेंडा है, हम तो पहले दिन कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मसाइल जो है, मसाइल का जो हल है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन है। हम जीतने के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम कुछ रिफॉर्म्स करने के बाद हम जाएंगे इलेक्शन की तरफ, और अक्टूबर-नवंबर में हम इलेक्शन करवा देंगे। अच्छा, ठीक है। यासीन साहब आपकी तरफ आऊंगी वापस। यासीन साहब, ये जो एलिगेशंस लगा रहे हैं शौकत बसरा साहब, और जो कंसर्न्स इनफैक्ट शो कर रहे हैं कि जाली बैलेट पेपर्स के डीसीओ डीसीज वगैरह, ये अब इस वक्त जब इनकी हुकूमत चली गई है तो वही बात पंजाब की जो आप लोग कर रहे हैं कि जी वो फरा का नाम आ जाता है डीसीओ लगाने के लिए एक, और डिप्टी कमिश्नर लगाने के लिए, डीसी लगाने के लिए, कमिश्नर लगाने के लिए, ये बातें आप लोग की तरफ से भी आ रही हैं कि जी ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। वही प्रैक्टिस तो आप लोग की तरफ से भी की जा रही है, जैसे कि इस वक्त की मौजूदा ऑपोजिशन कह रही है। तो ये इल्जामात पहले भी वही लगते रहे, अभी भी वही सेम चीजें। क्या हम वी आर नॉट रेडी टू लर्न थिंग्स और हम उसको चेंज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है क्या? हमारी सियासी जमातों की सबसे बड़ी मुश्किल यही है, आप 2 मिनट बैठ जाए। हमारी सियासी पार्टियों की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जब भी जिस जमात में होते हैं उसी अंदाज से वो बात करते हैं और पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक बात करते हैं। मैंने अपनी 72 साल तारीख में यही देखा कि जो आदमी हुकूमत में है वो ये कहता मैं इंतहाई ईमानदार ध्यानदार हूँ और मेरे दौर में कोई गड़बड़ नहीं होती है, और जो अपोजिशन में होते हैं वो कहते हैं धांधली हो गई, धांधली हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम वोट देते हैं और इलेक्शन हो रहे हैं, इससे अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुए, आप अपनी कैंपेन चला रहे हैं, पहले से आपने धांधली की एक रट लगा के शुरू कर दी है। तो आखिर इस मुल्क में इलेक्शन कराने के लिए आसमान से फरिश्ते तो नहीं आएंगे, यही पाकिस्तान के जो इदारे हैं वही इलेक्शन कराएंगे। बसरा साहब तो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप खुद देखें कि 3.5 सालों में आपने क्या किया, आपने क्या खोया, क्या बोया। और ये बात भी एक हकीकत है कि 3.5 साल में अगर इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म ना होती तो जिस महंगाई का जिक्र आज ये कर रहे हैं इससे ज्यादा महंगाई होती। आज तो देखें फ्रांस में भी आपके 6 साल
उसके लिए कर्जे को मौखर कर दिया, आपको चाइना ने भी पैसे दे दिया, आज डॉलर वापस 204 पे आ रहा है, डॉलर की कीमत गिरती जा रही है। मैं इन लोगों से, मैं अपनी पार्टी को इंक्लूड करके बात करता हूँ कि ये जो अपनी पार्टियों को डिफेंड करते हैं ना, ये करना बंद कर दें। कम अज कम जो सच्ची बात है, जो पाकिस्तान के मसाइल है, उनकी बात करें। धांधली तब होगी जब इलेक्शन हो जाएंगे, जब कोई हारेगा कोई जीतेगा, उस वक्त धांधली की रेड लगाएं। पहली धांधली की रेड लगाने का मतलब यह है कि आप इलेक्शन को डिस्प्यूटेड बनाने चाहते हैं। इलेक्शन हो जाएगा, अभी 20 दिन बाकी है इलेक्शन में, 20 दिन के अंदर अंदर 24 घंटे या 48 घंटे पहले जो है कंपेन का सिलसिला खत्म हो जाता है। इलेक्शन होंगे, जब इमरान खान की हुकूमत थी तभी इलेक्शन हुए तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने जीता, और आज चूंकि मुस्लिम लीग नून का जो ये कहना है कि उनका वोट बैंक खत्म हो गया, ये उनकी गलतफहमी है कि 2-4 लाख आदमी जमा करने से, जलसे करने से इलेक्शन नहीं जीता जाता। इलेक्शन वोटर से जीता जाता है, उस हल्के से जिस हल्के में इंतखाबात हो रहे हैं। तो अब जमहूरी बने, जमहूरी तौर पर इलेक्शन को हो जाने दें। धांधली होती है, जब धांधली हो जाए तो उस पर रिकॉर्ड को सामने लेके आ जाएं, तब तो बात बनेगी। आप पहले वक्त से पहले ही हम चीखने और रोने शुरू कर देते हैं, तो चीखने चिल्लाने से पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। आपकी गवर्नमेंट के बाद आज की जो हुकूमत है, कल जब अपोजिशन में थी वो भी यही रोना रोती थी, आज वही इमरान खान के पार्टी के लोग रो रहे हैं। और मुझे मजे की बात यह है कि पीटीआई के लोगों में फवाद चौधरी का बयान कुछ है, शाह महमूद कुरैशी का कुछ है, शेख रशीद कुछ कहता है, उसके बाद शीरी मजारी कुछ कहती है, असद उमर कुछ कहता है। पहले अपनी पार्टी के लोगों को तो कंट्रोल करो कि उनके बयान अपनी ही पार्टी के खिलाफ जब आ रहे हैं। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कुछ कहा है, क्या पार्टी के फेवर में कहा है या पार्टी के अगेंस्ट किया है? पीटीआई अब कई हिस्सों में बढ़ चुकी है, और जब ये जनरल इलेक्शन आएंगे, ये लड़ेंगे, तो इनका अंदाजा हो जाएगा कि जो आज ये कहते हैं कि पीटीआई की तरफ लोग चले गए, जो नारा लगा के आप आए हैं, उस नारे की कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान के लोग इन चीजों को समझते हैं। वक्त आने पे आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। मैं ये नहीं कहता कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, इसका फैसला तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम करेंगे। अभी 20 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं, 20 सीटों पे इलेक्शन हो जाने दें। धांधली का इल्जाम तब लगाना चाहिए जब इलेक्शन हो जाए, पर इलेक्शन के दौरान जो धांधली हो उसको आप मार्केट में लेके आए और लोगों को कहें कि हमारे साथ ये ज्यादती हो गई, तो वो बेहतर है। आप कहते हैं गुंडागर्दी तो पीटीआई के दौर में अपनी जगह अरूज पे थी, तो हम क्या कर सकते हैं इन चीजों को। अच्छा सही, मैं 1 मिनट के शौकत मिश्रा साहब की तरफ भी जाऊंगी और आपसे भी कंप्लीट करती हूँ, लेकिन एक हमें ब्रेकिंग की तरफ जाना है जी, रोहित हलाल कमेटी के हवाले से। तो एक ब्रेकिंग पे जा रहे हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून। बैक नाजरीन, और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी, यासीन साहब ने जो बातें की उसकी हवाले से, ख़ास तौर पे जो धांधली के हवाले से जो बात हो रही है और इलेक्शंस के हवाले से, और ख़ास तौर पे शौकत बसर साहब के भी कंसर्न है पीटीआई के, और उसके हवाले से जो बात हो रही थी, मैं ज़रा शौकत बसर साहब की तरफ दोबारा जाऊंगी और शौकत बसर साहब आपकी तरफ आऊँगी। जो बातें यासीन आज़ाद साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऑफकोर्स इट्स आप बहुत मोहतरम भी हैं और सारी चीज़ें, लेकिन पहले से कैसे कह सकते हैं कि जी ये सब कुछ हो रहा है, लेट द इलेक्शंस बी डन। और दूसरा ये क्या कहते हैं कि ना सिर्फ ये सारा मामला तो चले इलेक्शंस का अपनी तरफ है, लेकिन हम ये भी चीज़ें देख रहे हैं इस वक्त कि जहाँ पर इलेक्शंस का मामला है वो तो डेफिनेटली होगा, और आप भी पंजाब की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी की, लेकिन ये अब जो नए आज ख़ास तौर पे असेंबली के अंदर एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको डिस्कस करना यहाँ पे ज़रूरी है कि जी जो लेवी की मद में, टैक्स की मद में जो पेट्रोल के प्राइस मज़ीद बढ़ाने की बात हुई है आज असेंबली में, और असेंबली में इसको मंजूर भी किया गया है। दूसरा ये कि बजट में जो तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ ख़त्म करके नए टैक्स की शरह की तरमीम मंजूर की गई है। ये भी बड़ी एक मुसीबत है, क्योंकि माहाना जो 50,000 रुपए से 1 लाख तक तनख्वाह लेने वाले हैं उन पर 2.5% की शरह से टैक्स आयद करने का कहा गया है। तो ये एक तरफ तो 40,000 रुपए जो हुकूमत कह रही थी कि जो कमाने वाले हैं उनको 2,000 रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं मद में रिलीफ के, और एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि 50,000 से 1 लाख रुपए कमाने वालों पे भी बर्डन अगर अगेन डल गया है।
तो फिर हमें लगता वही है कि जिस तरह से हम माजी में भी देखते आए हैं और हमेशा से ये रीत और रिवायत रही है कि जी जो मजबूत तबका है, जो रिच तबका है, उससे जो हुकूमतें हैं वो डर जाती हैं और उसके बाद वही सारा बर्डन जो है वो एक गरीब की जेब पे पड़ जाता है। 50,000 रुपये कमाने वाला, लाख रुपए कमाने वाला, जिसके रेंट के प्राइस अप हो गए हैं, जिसके बिजली के यूनिट फी यूनिट आपने इतने बढ़ा दिए, जैसे पेट्रोल आपने बढ़ा दिया है, वो कहाँ जाएगा? वो तो उसकी तो लिमिटेड सैलरी के अंदर है अपनी, वो किससे जाके गिला करेगा? जी बसरा साहब। जी बसरा साहब बोलिए। जी जी बसरा साहब। बेटा बड़ी लीड ना जीतेगा बसरा साहब जी। बसरा साहब आपको आवाज आ रही है? शौकत बसरा साहब आपको आवाज आ रही है? शौकत बसरा साहब आप हमें सुन सकते हैं? जी शौकत बसरा साहब। जी जी। अच्छा शौकत बसरा साहब, मुझे लग रहा है कि कहीं और बात कर रहे हैं। यासीन साहब आपकी तरफ आऊंगी। यासीन साहब, जो ये सवाल है सेम आपसे भी है कि आपकी हुकूमत जो इकदाम उठा रही है, ऐसे में गरीब का तो चूल्हा ही कैसे जलेगा? ये सवाल बार बार हो रहा है। देखें, गरीब का चूल्हा जहाँ तक जलाने का ताल्लुक है, मैं आपके प्रोग्राम में हमेशा आता रहा और हर वक्त ये कहता रहा है कि गरीब के लिए जीना मुश्किल कर दिया। ये खाली इन 2 महीनों में नहीं, इस हुकूमत ने नहीं किया, ये वो 3.5 साल का जो सिलसिला है उसके नतायज पाकिस्तान के लोग भुगत रहे हैं। अब नई गवर्नमेंट अगर आई है तो 2 महीने हुए हैं, हालात को बेहतर बनाने के लिए रातों रात हालात बेहतर नहीं बनाए जा सकते। और मुझे अंदाजा ये है कि जिस तरह डॉलर की कीमत वापस डाउन होती जा रही है, अगर IMF का कर्जा वगैरह मिल जाता है, आपके हालात बेहतर आ जाते हैं, कौमी खजाने में कुछ अमाउंट आ जाती है। चाइना ने भी आपको जो 2.5 मिलियन डॉलर जो है वो दे दिए हैं, सऊदी अरब भी कर रहा है, बाज़ ममालिक और भी हैं, इंडोनेशिया ने भी कुछ है, फ्रांस ने 6 साल के लिए आपके कर्जे मौखर कर दिए हैं जो आपको इंस्टॉलमेंट की सूरत में वापस देने थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये 2 महीने अभी टोटल जो उनको हो रहे हैं, कम अज कम इतना वक्त तो दें, क्योंकि महंगाई का सिलसिला इमरान खान साहब का है। आज IMF की वजह से। लेकिन यासीन साहब, कता कलामी माफी यासीन साहब, आप मुझे एक बात बताइए, ये 3 महीने, 2 नहीं 3 महीने हो गए इस हुकूमत को, 3 महीने के अंदर जिस तेजी के साथ महंगाई की गई है, मतलब आप बताए ना कि कहाँ 150 रुपए पेट्रोल था, अब 250 पे पहुंच गया और मजीद आप 300 पे लेके जा रहे थे। फिर फी यूनिट जो था वो कहाँ 6 रुपए 7 रुपए पे आप कह रहे थे कि जी मुश्किल है, 8 रुपए में मुश्किल है, आपने तो इकट्ठा आके 5-5 6-6 रुपए बढ़ा दिए। मतलब 1-2 रुपए की बात नहीं हो रही, इट्स ए ह्यूज डिफरेंस। आप ये बताइए कि अच्छा लोग अगर रुक जाते हैं तो क्या लोगों की तनख्वाहों में, क्या प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर लोगों की तनख्वाहें इस झटके के साथ बढ़ा रहा है कि हाँ जी चलो अगर इतनी महंगाई हो गई है तो चले जी आपकी जो तनख्वाह है वो भी 25,000 से 50,000 के स्लैब में आ जाएगी, या वो 40,000 के स्लैब वाले जो है वो 80,000 पे चले जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो रहा। नहीं, देखें, जहाँ तक मैं माशियात का माहिर नहीं हूँ, लेकिन जो आप लोगों के चैनल पे माशी सिस्टम से वाकिफ हैं या उनका जो प्रोग्राम आ रहा है, वो तो सब ये कहते हैं कि अगर आप ये हालात पैदा नहीं करेंगे तो मुल्क दिवालियापन की तरफ जाएगा। अच्छा, अब IMF से एग्रीमेंट इस हुकूमत ने नहीं किया। IMF से एग्रीमेंट जो किया जिसमें उन्होंने लिख कर दिया कि हर महीने 4 रुपए पेट्रोल पे बढ़ेगा। जब आपने देखा कि PTI के अंदर बगावत हो गई है, हुकूमत आपने जा रही है, आपने हर महीने 4 रुपए बढ़ाने के बजाय आपने 10 रुपए कम कर दिए, क्योंकि आपको पता चल गया था कि गवर्नमेंट हमारे हाथ से निकल रही है। लिहाजा ऐसे हालात कर दो जिसमें पाकिस्तान के वो लोग सियासतदान जो हुकूमत में आए वो फेस करें। मैं तो एक बात आपके प्रोग्राम के से हवाले से साफ कहता हूँ कि चाहे मौजूदा हुकूमत हो या PTI की हुकूमत हो, मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के माशी मसाइल को हल करने के लिए और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को क्राइसिस से निकालने के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को बजाय सियासत करने के इस बात का रास्ता ढूंढना चाहिए कि ये जो लोग हमारे हैं जिनका जीना हराम हो गया, जिनकी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया, उनको इस मुश्किल से कैसा निकाला जाए। ठीक है, अच्छा पर्टिनेंट पॉइंट आ गया। शौकत बसरा साहब आपकी तरफ आऊंगी, आवाज आ रही है आपको?
जी आ रही है। आप बातों में मगन हो गए कहीं और मेरे ख्याल से, और हम आपसे सवाल करते रहे, मैंने 3 दफा दोहरा दिया। सवाल ये था कि पहले भी एक तो यासीन भाई ने जो बातें की आप उसका रिस्पॉन्ड मैं चाह रही थी कि कर दें। दूसरा ये कि कौमी असेंबली में बजट में तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ खत्म कर दिया गया और नई टैक्स शरह की तरमीम भी की गई है। कहा 40,000 रुपए पे 2,000 रुपए जो है वो मरियम औरंगजेब साहिबा हाथ उठा के बता रही हैं कि जी 2,000 रुपए का रिलीफ मिल रहा है, और कहाँ 50,000 से लाख रुपए वाले पे 2.5% की शरह से टैक्स आयद करने की बात हो रही है। तो जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। तो रिदा ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ने कब्जा किया है पाकिस्तान पे, आपका क्या ख्याल है कि वो अवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं? वो तो अपने आप को गवर्नमेंट को एनआरओ दिया है, आपको खुर्रम दस्तगीर ने सारी गेम प्लान, वैसे हमें तो पहले भी पता था, खान साहब पहले भी बता रहे थे बार बार मीडिया को कि ये अपने केसेस खत्म करने के लिए है। इनको पता था कि हमारी, देखे ना, अब तो उनके इत्तेहादी बोल पड़े हैं। मैं कल एमकेएम के एक भाई को सुन रहा था, उन्होंने कहा भाई हम इस्तेमाल हुए हैं, किसी को नैब के केसेस खत्म करवाने थे, किसी को टीटीओ के खत्म करवाने थे, किसी के वजीर आजम बनना था, किसी को वजीर खारजा बनना था। ये तो बंदर बांट के लिए आए थे, पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी आए थे। ये तो आपको याद होगा, ये अभी मैं सुन रहा था जो भाईजान आपके पास बैठे थे कि ये हमारी हुकूमत खत्म हो रही थी इसलिए मैं 10 रुपए हमने कम कर दिया था। मेरे भाई, अगर IMF के साथ हमारा मुआहदा होता तो हम क्यों 10 रुपए कम करते? पहली बात। दूसरी बात, जिस वक्त उस कम किया था उस वक्त भी मुफ्ता इस्माइल साहब फरमाते हैं, हालांकि ये उन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया कि कोई IMF के साथ मुआहदा नहीं है इस बात का, जो पेट्रोल डीजल बिजली बढ़ रही है ये तो इंटरनेशनल हालात है और इंटरनेशनल जो महंगाई है उसका इशू है। दूसरी बात साहब क्या करते हैं कि जी खान साहब, भाई अगर हमने 10 रुपए बढ़ाए थे, आप तो उस वक्त भी कह रहे थे कि हम 70 रुपए का पेट्रोल देंगे, 80 रुपए का डीजल देंगे, बिजली सस्ती कर देंगे, खाने पीने वाली चीजें कम कर देंगे। इन्होंने क्या किया? चले हमने 10 रुपए कम कर दिया था, ये 10 रुपए बढ़ा देते, 20 रुपए बढ़ा देते, 30 रुपए बढ़ा देते। ये तो 80, 90 रुपए जो पेट्रोल बम मारा है, जो डीजल बम मारा है, तो क्या ये आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई हुकूमत है? वो तो अभी सूरत ये है, मैं आपको वहां पे बता रहा था तो लाइन कट गई। रिदा, लोगों में इस वक्त बहुत लोग अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, लोगों में बहुत लोग खौफजदा है, और उसका दूसरा एंगल क्या है, उतना ही उनमें इश्तियाल बढ़ रहा है। ये समझ रहे हैं ना, ये लावा जब फटेगा, मैं बार बार कहता हूं, मैं गली मोहल्ले का कारकुन हूं, मैं लोगों के अंदर बहुत इश्तियाल देख रहा हूं, गुस्सा देख रहा हूं। अगर ये गरीब बेचारा अगर मर रहा है, अगर उसके बच्चे भूख से मरेंगे, लोड शेडिंग से मर रहे हैं, हम सब लोग अगर मर रहे हैं, तो ये समझते हैं कि बादशाह सलामत और ये जितने बड़े लोग हैं ये अपने घरों में महफूज रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये किसी की गलत फहमी है। पाकिस्तान जो है, इसको मैं तो ताकतवर हलकों को कहूंगा कि आप पाकिस्तान को बचा लें, अगर बच सकता है। इस वक्त बिल्कुल हालात जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे हैं, हालात अच्छे नहीं है। हमें ना सिखाएं कि जी पीटीआई की वजह से, पीटीआई तो भाई अगर आपका इकोनॉमिक एजेंडा होता तो पीटीआई तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं कह रहा हम दूध और शहद की नहरें बहा रहे थे, लेकिन 2.5 महीने पहले वाले हालात पाकिस्तान के वापस दे दें। पेट्रोल कर दें आप लोग 150 रुपए 60 रुपए का, कर दें डीजल 160 रुपए का, कर दें आप घी जो आपने महंगा किया इतना ज्यादा, पिछले 2.5 महीने वाले हालात ले आए। 6% ग्रोथ थी पाकिस्तान की, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हो रही थी वो वाला, और उसके बावजूद अभी आप 2000 की बात बता रही थी ना, वो मरियम बीबी वाली, जी। कि हम 2000 रुपए दे रहे हैं, और भाई यहाँ तो हम 14,000 रुपए दे रहे थे। हम लोग हेल्थ कार्ड भी चला रहे थे, हम लोग गरीबों के लिए पनाह गाहें भी चला रहे थे, एक एहसास प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ था। यही पाकिस्तान था। इतना बड़ी कोविड की वेव आई थी, इसके बावजूद सारा कुछ चल रहा था। आप लोगों ने उस वक्त कहा ही ये था, हम आए हैं इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। ये जो अभी वो शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, मंगता कोई नहीं, बस हाथ चंगेरी साढ़े। ये तो कह रहे थे हम कपड़े बेच के लोगों के लिए, वो कहाँ है भाई कपड़े, कहाँ आपके डायलॉग? अब तो लोग जो है ना, इनको ढूंढते फिर रहे हैं। मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि ये हमारा तमस्खुर उड़ा रहे हैं। अब देखिए ना, यहाँ सादिक साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर क्या कहते हैं रिदा, वो कहते हैं कि जब मुफ्ता इस्माइल टीवी पे आता है या कहीं लोग देखते हैं तो कहते हैं डाकू आ गए, और साथ ठट्ठे मारते हैं, साथ हंसते हैं ये लोग।
और इंटरनेशनली इस वक्त सूरत ये है कि कहीं भी आप चाइना देख लें, चूंकि जो इनको लोग लेकर आए हैं, जिनको ये अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि भाई अल्लाह के वास्ते हमारे केस खत्म करा दो, हमारी करप्शन हमारे पैसे में हजम करवा दो, जो माई बाप अमेरिका कहेगा हम मानेंगे। वो क्या मान रहे हैं? चाइना से तल्लुकात खत्म करने हैं। चाइना ने आपसे मुंह फेर लिया, अभी वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई है, तमाम ममालिक वहां मौजूद थे सिवाय पाकिस्तान के। रशिया आपने नहीं जाना, रशिया से तल्लुकात खत्म करने होंगे, नहीं रशिया जा रहे, वहां पे तेल सस्ता भी है, डीजल सस्ता भी है। इंडिया जहां पे इतनी पुरतशद्दद कार्रवाइयां हो रही हैं, वहां कहते हैं कि हम उनसे तिजारत करेंगे। तो हालात जो है आप खुद समझ लें, इंटरनेशनली इस वक्त पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से अपने पांव पे खड़ा हुआ था। एक गैरतमंद लीडर मिला था बड़े अरसे के बाद, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बाद मैं उनके साथ भी रहा हूं, लेकिन अभी भी जो हालात हैं, ये अभी पाकिस्तान जो है बड़ी कुर्बानियों के बाद हमारे अबाउदाद ने हासिल किया था। अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर पीटी के कारकुन के नहीं कह रहा, कि इस वक्त अल्लाह ना करे ये हमारे मामला श्रीलंका वाले हो जाएं, हमारे मामला इराक वाले हो जाएं, शाम वाले हो जाएं, लीबिया वाले हो जाएं, तो मुझे बताइए हम कहाँ स्टैंड करेंगे? हम कहाँ स्टैंड? और होना क्या है? रिदा, मेरी आखिरी बात सुन लीजिएगा। होना क्या है? 15 या 20 लोग हैं जो पाकिस्तान चला रहे हैं, 15 या 20 लोग, ये अपने अपने बैग लेंगे, अपना सिर्फ बैग लेंगे, क्योंकि इनका सारा सामान, इनकी सारी जायदाद, इनका सारा माल वो बाहर पड़ा हुआ है। ये सब लोग बाहर चले जाएंगे। मैं, रिदा और ये मेरे दोस्त जो आपके साथ बैठे हैं, हम गली मोहल्लों में एक दूसरे को लड़ते फिरेंगे, एक दूसरे को मारते फिरेंगे, भूख के लिए लड़ाइयां हो रही होंगी। तो मैं तो ये सीन देख रहा हूँ, अल्लाह ना करे ये सीन हो, लेकिन हालात बड़ी तेजी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है यासीन आजाद साहब, बस 30 सेकंड्स है, मैं चाहूंगी वाइंड अप की तरफ जाना है, तो आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो शौकत बसरा साहब की बात पे कर दीजिए। यासीन भाई जी। मैं शौकत बसरा साहब से सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आप सिंपल बता दें कि 3.5 साल में जो हालात आपने खराब किए, इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? नंबर 1। नंबर 2, आप तो क्या 3.5 साल ये कहते रहे हैं कि ताकतवर लोग और हम एक पेज पे हैं, तो वो एक पेज किधर गया? उलट गया क्या? किसने उल्टाया? आपने खुद उल्टाया ना अपनी गलतियों से। तीसरा, जो आज शाह महमूद कुरैशी का बयान है, वो तो मेरे ख्याल में शौकत बसरा साहब की जमात के लिए काफी है कि उनके जमात लोग अपनी जमात के मतलब क्या कहते हैं। और चौथी बात, फवाद चौधरी ने साफ बोला है कि हमारी हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट में खत्म किया और राज एस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे रहे हैं, जिसको पहले कहते थे कि हम एक पेज पे हैं। यहाँ से आप खुद अंदाजा कर लें कि इनके कोलो फेल में कितना तेजाब है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन साहब आपका, शौकत बसरा साहब आपका, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया नाजरीन। और जहां एक तरफ ये सारा मामला है नाजरीन, वहीं दूसरी तरफ कराची की अगर हम बात करें तो कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। गर्म मौसम कराची वालों के लिए मौसम मजाक बना हुआ है, लेकिन कराची में बिजली बहरान, लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी ज्यादा तजावुज कर गया है। 16 घंटे की, 15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और हुकूमत सिंध ने लेकिन कराची में होने वाली लोड शेडिंग में 24 घंटों के दौरान बेहतरी की यकीन दहानी कराई है। लेकिन यकीन दहानी कराने की ही सिर्फ बात नहीं है, बात यह है कि इसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। 2 दिन से महंगाई से हमारी आवाम जो है वो, और इस बिजली के बहरान से तंग आई हुई आवाम जो है वो प्रोटेस्ट भी कर रही है जगह जगह पर, और इसकी वजह से डिस्टर्बेंस भी है शहर कराची के अंदर, लेकिन उसके बावजूद कोई पुरसाने हाल नहीं है। और एक तरफ तो आवाम पेट्रोल की कीमतों की वजह से घर से निकल नहीं पाती है, और ना लोड शेडिंग की वजह से घर में 2 घड़ी सुकून के गुजार पाती है। साथ ही जहाँ पे लोड शेडिंग का मामला है, वहीं पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोड शेडिंग के हवाले से बार बार मुख्तलिफ औकात में वफाकी वजीर बराए तवानाई यानी कि खुर्रम दस्तगीर साहब जो है वो बातें करते रहे हैं और मौक़िफ़ देते रहे हैं, जिसके सॉर्ट हम चलाते भी रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद बार बार उनसे पूछते भी रहे हैं कि जी क्यों ये जो बिजली का बहरान है वो सडनली आया और क्यों नहीं अब तक हल हो पा रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहरान जो है वो ठीक अभी तक नहीं हो रहा। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये कराची वाले पूछ रहे हैं कि जब थोड़े अरसे पहले ही, चाहे कुछ महीने पीछे चले जाएं, तो जो माजी की हुकूमत थी उस वक्त भी
थोड़ा बहुत अगर लोड शेडिंग का मामला हुआ या बिजली के बहरान के हवाले से आगे पीछे चीजें हुई तो फिर असद उमर साहब ने खुद इंटरवीन करके मामलात को बेहतर बनाया। लेकिन अब चाहे सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक है और दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपस में कंसेंसस बिल्ड नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं है और ना ही लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से और ना ही एक दूसरे की जो है वो मदद से इस बात की कोशिश की जा रही है कि इस लोड शेडिंग के बहरान को कराची के अंदर किसी न किसी तरह से ख़त्म किया जाए या इस पर काबू पाया जाए। सिर्फ बात मुंह ज़बानी यकीन दहानी कराने की नहीं है, बल्कि अमलन इसके ऊपर जो है वो कोई एक्शन लेने की है फिलफौर, क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त कराची में लोड शेडिंग की वजह से बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई है। तो इस पे भी हम जी उस पर बात करेंगे ख़ास तौर पे इस हवाले से भी और लेकिन यह है कि ख़ास तौर पे इस हवाले से जब हम बात करेंगे अगले आइंदा आने वाले प्रोग्राम में, लेकिन आज इस पे बात करना बहुत ज़रूरी इसलिए था ये आखिर में क्योंकि जो 24 घंटों के दौरान जो सूरत हाल कराची में बनी है वो बिल्कुल ही वर्स्ट से वर्स्ट तरीन हो गई है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में जी इसके ऊपर ज़रूर बात होगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।